हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना वांग जी अपनी रट में आ गया था और उसने हुसियांग को हर्ट कर दिया था और हुसियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी पर। वो उसका फेस भी देखना नहीं चाहता था, उसने उसे खुद से दूर कर दिया था। वो अपनी केप से उसे निकाल देता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, आखिर वो हुसियांग को कैसे मनाए। पिछले 2 दिनों से उसने हुसियांग को नहीं देखा है, हुसियांग अपनी केप से बाहर ही नहीं निकला है। वांग जी को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, वो उससे मिलना चाहता था पर उसके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस खुद को काम में बिजी रखता था। वहीं हुसियांग तो अपनी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने काफ़ी सारे तिलिस्मान बनाए थे और वो अपनी ब्लैक मैजिक की पावर को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी को मेमन से पता चलता है हुसियांग को व्हाइट लोटस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो उसकी जान है। पर व्हाइट लोटस का यीलिंग में मिलना नामुमकिन है। वांग जी को हुसैन को खुश करने का एक जरिया मिल चुका था, क्या पता वो उसे माफ कर दे। ये सोचकर वांग जी व्हाइट लोटस फ्लावर ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसे पॉन्ड रिवर में ढूंढ रहा था। जब उसे व्हाइट लोटस फ्लावर मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कुछ फ्लावर को ले लेता है और फिर वो यीलिंग वापस आ जाता है और हुसैन के पास जाता है। वो केप के बाहर खड़ा होकर खुद को पहले प्रिपेयर करता है और हिम्मत जुटाने के साथ वो केप के अंदर आ जाता है। वो सियांग को वहाँ अपना सर पकड़ बैठा था और उसका मूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब उसे वांग जी के आने का एहसास होता है तो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, क्या हो गया, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी वो सियांग अपनी सीट से उठता है और वांग जी के सवाल को इग्नोर करके कहता है, तुम कहाँ गए थे। तब लैंसन कहता है, वो मैं यीलिंग से बाहर गया था और मैं आपके लिए। वांग जी ने बस इतना ही कहा था, उसके गालों पर एक जोरदार स्लैप पड़ता है। हुसियांग अपनी गर्दन रैप राइट करके एकदम स्केरी वे में कहता है, तुम्हें यीलिंग से बाहर जाने की परमिशन किसने दी। वांग जी तो शॉक्ड था, वो कुछ कह ही नहीं पाता। तभी हुसियांग कहता है, लांग वांग जी, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। वांग जी अपने गाल पर हाथ रखता है, उसका गाल तो लाल हो चुका था और वो थोड़ा हिचकते हुए कहता है, किसी से नहीं। वो अपनी बातें बहुत धीरे से कह रहा था। तब हुसियांग कहता है, प्रिंस लांग वांग जी, ये तुम्हारा कोई पैलेस नहीं है, जब मर्जी चाहे तुम आ जा सको। ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है और मेरी इजाज़त के बिना तुम बाहर कैसे गए। वांग जी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मैं तो बस। पर हुसियांग उसके गालों पर फिर से एक स्लैप लगाता हुआ कहता है, तुम्हें यीलिंग से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आई बात समझ में। वो वांग जी के गर्दन पकड़ लेते हैं, उसकी रेड आइज साइन कर रही होती है। वांग जी के हाथ से तो वो फ्लावर छूट जाता है जो हुसैन के लाया था और वो स्ट्रगल करने लगता है। उसे फील होता है हुसैन की स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ चुकी है। वांग जी कुछ कहना चाहता था पर वो इस हालत में नहीं था वो कुछ बोल पाए, वो बस खुद को चुराने का स्ट्रगल कर रहा था। तब हुसियांग को उसे छोड़ देता है। वांग जी खुद को संभालता है और उसके बाद वो कहता है, आप मेरे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते, पर आप फिर भी मेरे साथ इस तरह के बिहेव नहीं कर सकते हैं। मैं आपका हस्बैंड हूँ, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। आखिर क्यों आपको मेरी सिंसियरिटी दिखाई नहीं देती। मैं आपके लिए आपका पसंदीदा फूल लेने गया था ताकि मैं आपको खुश कर सकूं, आपकी नाराजगी दूर हो जाए। वांग जी थोड़ा इमोशनल होकर कहता है। तब हुसियांग चिल्लाता है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कभी भी अपना हस्बैंड नहीं माना है और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक मामूली ओमेगा हूँ। मैं यीलिंग लाजो हूँ, मेरे लिए छोटी मोटी चीज़ें कोई भी मायने नहीं रखती है। वो ऐसा कहकर वांग जी के लाए फूल में से एक फूल को अपने पहलू तरे कुचल देता है। वांग जी के हार्ट में तो पेन होने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हार्ट को किसी ने कुचल दिया। हुसैन ने उसकी फीलिंग को हर्ट किया, उसकी फीलिंग की इंसल्ट की। उसने वो फूल बड़े प्यार से उसके लिए चुना था पर हुसैन ने उन्हें कुचल दिया। वांग जी को बहुत ही बुरा लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा उससे गुस्सा भी आ रहा था। हुसियांग को उसकी फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है और वो खुद को कंट्रोल नहीं करता और अपनी लाउड वॉइस में कहता है, आपको इतना ज़्यादा रूड बनने की ज़रूरत नहीं है।
उसी तरफ वो सियांग एक टी का कप वांग जी की तरफ फेंकता है। वांग जी उसे डॉज कर लेता है और हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन कोल्डली कहता है, अब जाओ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, येलिंग से बाहर जाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें बाहर वालों से कोई रिश्ता रखना है। अगर मुझे पता चला तुम येलिंग से बाहर वाले लोगों से अब तक कांटेक्ट में हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितनी फ्रीडम मैंने तुम्हें दे रखी है वो भी मैं तुमसे ले लूँगा। वांग जी उसे बहुत इंटेंसली घूर रहा होता है और अपनी मुट्ठी बीच रहा होता है। तभी वो सियांग उसके सामने एकदम स्पीड से आ खड़ा होता है। वो वांग जी के बहुत ही करीब खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। वो सियांग को इतने करीब होने से वांग जी की सेंट फील होती है जो उसे अच्छी लग रही थी। वो अपने लिप्स से बाइट करने लगता है। वहीं वांग जी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो हुसैन के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वहीं हुसैन उसे जाते हुए देखता है और उसकी आंखें, जो शायद बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, हुसैन का नीचे पड़े फूलों को देखता है। वो उन्हें एक एक करके उठा लेता है। उसके अंदर एक अलग ही जंग जारी होती है। एक तरफ उसकी नफरत, उसकी इवल एनर्जी थी, तो एक तरफ उसकी अजीब सी फीलिंग जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। वो अपनी फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। वो वांग जी की लाए फूलों को उठाकर एक जगह रखता है और उन्हें देख रहा होता है और उन्हें छूते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये तुम मेरे लिए लेने गए थे या फिर ये तुम्हारा सिर्फ बहाना है? कहीं तुम अपने क्लैन वाले लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? सीन यही कट होता है और हम वांग जी को देखते हैं जो अपना ब्रोकन हार्ट लिए वहाँ से गुस्से में चला आया था। उसे सच में उसके अंक पर तो गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। वो चलते हुए केप से काफ़ी दूर आ चुका था और वो फिर कहता है, क्या तुम्हें मज़ा आ गया? खुशी मिल गई तुम्हें? मेरी वाइफ के कान भरकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वह ऐसा कहकर पलटता है तो मैम्या ट्री के पीछे से बाहर निकल जाती है जो वांग जी का पीछा कर रही थी। वांग जी आगे कहता है, तुमने आखिर उनसे क्या कहा है जो इतने गुस्से में थे? मैम्या कुछ बोलती नहीं है, पर वो सब चीज से अनजान बनने का नाटक कर रही थी। मैम्या का बेहद देखकर वांग जी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसके हाथ में अगर शॉट होती तो वो सच में मैम्या को यही मार डालता। वांग जी उसे गुस्से में घूरता हुआ कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तब से मेरा पीछा कर रही हो जब से मैं टाउन से बाहर गया था। क्या तुम्हें हमेशा मेरे आगे पीछे दौड़ना जरूरी है? क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? और आखिरकार तुमने हुसैन से मेरी क्या शिकायत की है? मुझे ये अच्छी तरह से पता है तुम्ही ने उनसे कुछ कहा होगा, तो मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या कह दिया है जो इतना भड़के हुए हैं? और वो इंटेंसली मैम्मा को घूर रहा था। तब मैम्मा कहती है, मैंने तो बस उन्हें वही बताया जो मैंने देखा। तुम क्या क्या कर रहे थे टाउन में वो सब मैं उन्हें बता रही थी और किससे मिले। दरअसल वांग जी जब टाउन में था तब उसकी मुलाकात उसके जूनियर से हो गई जिसे लन सिसिन ने भेजा था। वांग जी उससे बात करने लगा। उस जूनियर ने कहा कि उसे वापस बुलाया है। वांग जी ने मना कर दिया, अभी वो उसके साथ नहीं जा सकता और उससे कह दिया वो कुछ दिनों बाद क्लाउड से वापस आएगा। तो वो जूनियर कहता है, सेकेंड ईयर अंकल, क्या ये सच है? आपने मैरिज कर ली है? मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई को इस बारे में बता सकूँ। लैंसन हाँ में सिर हिला देता है। तो वो जूनियर वांग जी से और भी सवाल करने लगता है, जैसे उसकी मैरिज लाइफ अब कैसे चल रही है, यानी कि लोग कैसे हैं और आपकी शॉट कहाँ है, वो आपके हाथ में क्यों नहीं है। वो इसी तरह का सवाल कर रहा था और वांग जी उसके सवाल को अब अवॉइड करता है। वो उसके सवालों का जवाब उसे एक शब्द में दे रहा था और फिर कहता है उसे अब जाना चाहिए। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मैंने उन दोनों को एक साथ देख लिया था और उसने हुसैन को आकर सारी खबर सुना दी। मैंने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी, बस उसने हुसैन से कह दिया वांग जी येलिंग की इंफॉर्मेशन अपने जूनियर को दे रहा था। तब हुसैन को गुस्सा आ गया क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा यहाँ की इंफॉर्मेशन कहीं बाहर जाए। इस तरह से उसके लोगों को परेशानी होगी और शायद लेंस उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए तो उन्होंने वांग जी को भेजा है ताकि वांग जी यहाँ की इंफॉर्मेशन उन्हें दे सके। ये सोचकर हुसैन को
खुद पर काफी गुस्सा आता है। उसने वांग जी को आखिर इतनी छूट क्यों दी थी? उसे काफी चीजों के बारे में पता है। वो थोड़ा परेशान होता है, फिर वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रॉयल फैमिली मुझे ऐसे नहीं दबा सकती है। अगर उन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। हुसैन बस यही सब सोच रहा था। वहाँ पर वांग जी आ जाता है। जब हुसैन उसकी तरफ देखता है तब उसके बाद वो सारा अपना फ्रस्ट्रेशन वांग जी पे पर निकाल देता है। प्रेजेंट में मम्मी की बात सुनकर वांग जी को तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो इरिटेट होकर कहता है तुमने जानबूझकर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी और हमारे पे फूट डाली। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी की ये धमकी सुनकर तो मम्मी के फेस में स्माइल आ जाती है और वो कहती है, और फिर वो हंसने में कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो जो तुम्हारा एक गाल लाल हुआ है ना, वो दूसरा गाल भी लाल हो जाएगा। और वो वांग जी के ऊपर हंस रही होती है। वांग जी को जो गुस्सा आ रहा था उसे काफी इंसल्टेड फील होता है और वो गुस्से में आंख बबूला होते हुए कहता है मुझे फॉलो मत करना। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। वो इन ओमेगा के बीच में बुरी तरह से पीछ रहा होता है। एक उसकी वाइफ है जो हर वक्त उसे मारने का ख्वाब देखती है और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इन लॉ है जो हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ी रहती है, उसके लिए परेशानी खड़ी करती है। उसका मन अब इस वक्त रोने को कर रहा होता है। वो अपना एक एनॉइंग सा फेस बनाकर वहाँ से जाने लगता है। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं तो वांग जी चिल्लाता है तो मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मेरा पीछा छोड़ दो, जाकर अपना काम करो। वो काफी एनॉइड हो चुका था तो मैं कहती मुझे तुम्हें फॉलो करने का शौक तो नहीं है, पर ये मेरी ड्यूटी है। वांग जी तब अपने गुस्से में पैर पटकता है और चलने लगता है। वो मेम्मा से बहस और नहीं करना चाहता था, वो बहुत थक चुका था। सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद दिखाई देता है वांग जी अपना काम करके अपने कॉटेज में लौट रहा होता है। उसकी लाइफ में तो काम के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो बस हमेशा काम में बिजी रहता था। इन दिनों उसने हुसैन के करीब जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नाराज था और सारे एफर्ट वही क्यों लगाए। वो हुसैन से बिल्कुल भी बात नहीं करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था और उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। उसे अच्छी तरह से पता था हुसैन उसे मनाने नहीं आने वाला। वो तो यही चाहता है मैं उससे दूर रहूं, तो यही ठीक, अब से मैं उससे दूरी रहूंगा। वांग जी ने खुद से फैसला कर लिया था वो अब उससे हुसैन से दूरी रहेगा। वांग जी अपने कॉटेज में आ जाता है और वो अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ हुसैन केयरलेस होकर सोया हुआ था। वांग जी तो बस उसे घूरता ही रहता है। तभी हुसैन की आंखें खुल जाती हैं। अपनी आंखों को रब करता हुआ उठकर बैठ जाता है। वो अभी भी अपनी नींद से ठीक से बाहर नहीं आया था और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तब तुरंत ही पीछे पलट जाता है। हुसैन के कपड़े सही नहीं थे और उसकी बॉडी सो हो रही होती है। वांग जी खुद से कहता है जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो ना जाने मुझे क्या हो जाता है। वांग जी अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करो अगर तुम्हें मार नहीं खानी है, क्योंकि ये तो अपनी गलती नहीं मानेंगे, बस मेरी गलती निकालेंगे। वो ऐसा कहकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है अपने कपड़े ठीक करो। ये सुनकर हुसैन अपने कपड़ों को ठीक करता है, अपने खुले बालों को संवारता हुआ कहता है हे क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रिबन है? वांग जी जो खुद में सोच रहा था आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, वो अपनी सोच से बाहर आते हुए कहता है क्या कहा आपने? तब हुसैन कहता है रहने दो। उसके बाद तो वहाँ पूरा साइलेंट हो जाता है। ना वांग जी कुछ कह रहा था ना हुसैन। थोड़ी देर बाद तो हुसैन अपने स्लाइपर को गर्ल करता हुआ कहता है आखिर तुम एक्स्ट्रा वर्क क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। वांग जी अपने मन में सोचता है ये अचानक से इन्हें मेरी हेल्थ की चिंता कैसे होने लगी। ये बहुत ही अजीब था। हुसैन वांग जी के लिए कंसर्न दिखा रहा है और वांग जी उसे घूर रहा होता है। हुसैन को तब अजीब सा फील होने लगता है तो वो कहता है मैं अब चलता हूँ। ऐसा करके वो जाने लगता है। तब वांग जी कहता है आप यहाँ आए क्यों थे और यहाँ मेरा वेट कर रहे थे? तब हुसैन सोचने लगता है आखिर मैं क्या कहूँ। अब मैं ये थोड़ी ना कह सकता हूँ इसके बिना मेरी नींद उड़ी पड़ी है और यहाँ पास मैं सिर्फ सोने ही आया था। ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। हुसैन कुछ सोचो तुम्हें क्या कहना है। और थोड़ी उधर बुन के बाद वो कहता है हाँ वो ना कल से तुम ग्रोसरी सेल करने के लिए जाओगे, ये तुम्हारा काम है तो अच्छे से करना, ठीक है? वो ऐसा करके जाने लगता है। तो वांग जी अपने मन में कहता है ये मेरी हेल्थ की चिंता कर रहे थे और मुझे पर फिर से काम थोप रहे हैं, मैं इनसे कुछ अच्छे की एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। वो अंदर से थोड़ा गुस्सा करता है
और फिर हुसैन को रोकता है और अपनी ओवरकोट निकालकर हुसैन को पहना देता है और हुसैन को लगभग धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर देता है। हुसैन लाइक बस वो जा ही तो रहा था, उसे धक्के मार के निकालने की क्या जरूरत थी। बास्टर, तुमने मुझे धक्का दिया यू। और वो अपना हाथ मारने के लिए उठा लेता है, पर उसके सामने तो सिर्फ डोर था, तो वह अपना हाथ नीचे कर लेता है और थोड़ी देर किए तो वो डोर को ही खोलता रह गया था। फिर वो वांग जी के ओवरसाइज कोट को जो उस पर फिट नहीं होते उसे ठीक से करता है और उसे पहन लेता है अच्छे से। उसमें से उसे वांग जी की सेंटरहुड सेंट आर्टिकल जो उसे काम करती है, उसकी सुनने में मदद करती है उस यांग को, इसलिए वांग जी की सेंट काफी ज्यादा पसंद है। और इन दिनों जब वांग जी उसके पास नहीं था तो हुसैन उसकी सेंट को मिस करता था और उसके बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो वांग जी के क्वार्टर्स में आ गया। वहाँ उसकी सेंट फील होने के बाद वो वहीं उसके बेड पर सो गया। हुसैन ये बात भले ही ना माने, लेकिन वो वांग जी से जुड़ चुका है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। वांग जी जिसने हुसैन को कमरे से बाहर निकाल दिया था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे लगा था हुसैन उसे वापस केप में बुलाने आया है, पर हुसैन ने क्या किया, उसके ऊपर काम का बर्तन डाल दिया और वो अपना गुस्सा जाहिर करता हुआ कहता है, अब मेरे बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको मेरी जरूरत है, फिर भी आप ये बात नहीं मानेंगे, मुझसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर मैं भी देखता हूँ आप कितने दिन तक मुझसे दूर रह पाते हैं। और फिर वो अपना मुंह फुलाकर बेड में आकर लेट जाता है। उसे अपनी कंबल और पिलो से हुसैन की सेंट की खुशबू आ रही थी और वो पिलो को हक करता हुआ कहता है, हुसैन की बॉडी भी इसी तरह से है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये सब सोचकर वो प्लस करने लगा। चाहे वो कितने भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन वो काफी इनोसेंट दिखते हैं, उन्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा वो डेमोनिक कल्टीवेटर यानी लाजू है। वांग जी तो हुसैन के बारे में सोचता हुआ सो चुका था। अगले दिन वांग जी कुछ मिडिल एज अल्फा के साथ वेजिटेबल सेल कर रहा होता है। वो दोनों अल्फा उसके अगल बगल खड़े थे और वांग जी चुपचाप वहाँ बेंच में खड़ा हुआ था। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। ये एक्सपीरियंस वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। उनके वेजिटेबल सेल नहीं हो रहे थे तो एक मिडिल एज का अल्फा कहता है, लांग वांग जी, तुम आवाजें क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर आज हमने इन्हें सेल नहीं किया तो हमें आज का खाना नहीं मिलेगा। तो तुम हमारी तरह आवाजें लगाना शुरू करो और सबको बताओ उनकी वेजिटेबल कितने ज्यादा अच्छे हैं। वांग जी को तो काफी साई फील हो रहा था, पता नहीं उसे क्या क्या काम करना पड़ रहा है। उसने लौकी अपने एक हाथ में उठा ली और वो उसे घोट रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वांग जी तुम कर सकते हो, लेकिन डू इट, सेल ही तो करना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ हुसैन और म्या मार्केट में आ जाते हैं और अपने शॉप को छुप कर देख रहे होते हैं, जहाँ पर तो पूरा एक क्राउड इकट्ठा हो चुका था। वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं कहती है, बाप रे, आज तो इस शॉप में इतने ज्यादा लोग हैं। गगा, आपका ये फैसला लांग वांग जी को वेजिटेबल सेल करने के भेजने का बहुत ही अच्छा था। देखिए किस तरह से हमें एक अच्छा फायदा हो रहा है। हुसैन तो ना खुश लग रहा था और वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो देख सकता था कैसे बाकी सारे ओमेगा वांग जी के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसे देख कर ना चिढ़ होने लगी और उसे तो अपने फैसले पर थोड़ा रिग्रेट हो रहा था, पर वो अपने पैसे कमाने वाले जरिया को यूँ बर्बाद तो नहीं कर सकता है। वांग जी न सिर्फ वेजिटेबल सेल कर रहा था, बल्कि वो नाइफ को वहाँ पर तेज धार बना रहा था। वहाँ पर वो नाइफ भी बेचने लगा और नाइफ से वो वेजिटेबल कट करके दिखाता है, वो भी कलर से दिखाकर। इससे तो सभी लोग अट्रैक्ट हो चुके थे। दूसरा रीजन ये भी था, वांग जी काफी गुड लुकिंग है। वो तो कुछ ना करके भी अपने चार्म से सबको अट्रैक्ट करने लगा। उनके वेजिटेबल काफी अच्छे दाम में बिक रहे थे। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला ऐसा ही चलते रहा। वांग जी उन अल्फा के साथ वेजिटेबल सेल करने के लिए जाता था और अच्छा चल रहा था उसका दिन। ऐसे ही आज भी वांग जी उन अल्फा के साथ वेजिटेबल सेल करके वापस लौट रहा होता है। उन अल्फा को कुछ जरूरी सामान लेना था, तो वो वांग जी से अलग हो जाते हैं और वांग जी तपान पर्वत की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, प्रिंस वांग जी।
वांग जी से पहचान गया था और वो पीछे पलटता है। वो लैन ली थी जो उसकी जूनियर है और इसके अलावा कुछ महीने पहले उनके रिश्ते की बात चल रही थी, पर वांग जी मैरिज से हमेशा रिफ्यूज करता आया है और वो लैन ली को भी कोई खास पसंद नहीं करता। लैन ली ने कहा, यकीन नहीं हो रहा है प्रिंस लांग वांग जी एक प्रिंस होने के बावजूद इस तरह से वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको ये सारी चीजें शोभा देती है, आपको वापस जाना चाहिए। वांग जी ये सुनने के बाद जो उसे देख रहा था वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर लैन ली कहती है, आपको लेने आपकी मदर आपको देखना चाहती है और उन्होंने मुझे भेजा आपको वापस लाने के लिए। तब वांग जी अपने डीप थॉट में चला जाता है और सोचता है, मैं जाना तो चाहता हूँ, मुझे भी मदर से मिलना है, मुझे भी याद आ रही है, बट मेरी वाइफ ने तो मुझे फुल वार्निंग दे रखी है, अगर मैं ये लिंक से बाहर भी गया तो मेरी टांगें टूट जाएंगी, तो भरा मैं रिस्क कैसे ले सकता हूँ? और अगर मैं इसके साथ क्लाउड से चला गया तो मेरी वाइफ मुझे ढूंढ कर मार डालेगी। इन सब से बढ़कर वो पूरे क्लाउड एसेट को तबाह कर देगी। तुम आखिर उसे क्या समझ रही हो? वो कोई मामूली ओमेगा है? मैंने ये लिंक राजू से शादी की है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो अपने थॉट में ही बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ था। तब लैन ली उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिंस वांग जी चलिए। वांग जी तब अपनी थॉट से बाहर आ जाता है और अपना हाथ तो छुड़ा लेता है और फिर पोलाइटली कहता है, मैं नहीं चल सकता हूँ, मैंने अपनी वाइफ को इस बारे में नहीं बताया है, तो आप अकेले ही चले जाएं। इस बात पर लैन ली हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तो आपको कोई पसंद आ गया और आपने उससे मैरिज कर ली। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं आपसे बचपन से प्यार करती हूँ, और अब जब हमारी फैमिली हमारे रिश्ते की बात कर रही थी तो आप यहाँ आ गए और किसी और से मैरिज कर ली। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? और वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, उसकी तो आंखें ही भर आई थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर क्या बोले, और फिर उसने काफ़ी सोचा और फिर कहा, लैन ली तुम्हें मुझसे भी बेहतर पर्सन मिल जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा। तब लैन ली रोते हुए वांग जी को हक कर लेती है और कहती है, पर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी। और वो सिसक रही होती है। वांग जी तो पूरा स्टील का हो चुका था, फुल्ली सरप्राइज था, शॉक्ड था। और फिर उसने कहा, लैन ली तुम ये क्या कर रही हो? और वो उसे दूर करने लगा। तब लैन ली कहती है, प्लीज़ वांग जी का मुझे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दो, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। वांग जी उसके शांत होने का इंतजार कर रहा था। अभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी। वांग जी ने जब सामने देखा तो वहाँ हू सियांग था, जिसके ऊपर तो अभी काले बादल छाए हुए थे। वो बहुत ही गुस्से में था। जब कोई ओमेगा उससे बात करता है, हू सियांग को वो पसंद नहीं आता, तो किसी का हक करना क्या उससे खाक पसंद आएगा? वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, उसने अपने फेस में मास्क पहन रखा था, फिर भी वांग जी को उसकी रेड आई साइन करती हुई दिख रही थी और वांग जी की पैरों तले पूरी जमीन ही खिसक गई थी। और ये सोच रहा था, काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आखिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी फिर से वाट लगने वाली है। सबसे पहले तो उसने लैन ली को खुद से दूर किया और कहने लगा, हटो मुझसे, क्यों मुझे मरवाने पर तुली हुई हो। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लेट वीडियो की आई एम सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।